बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी नीतीश सरकार से जवाब मांग रही है तो नीतीश कुमार आग बबूला हो रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में सरकार के खिलाफ हंगामा किया तो मुख्यमंत्री ने चुप रहने की नसीहत दी। नीतीश कुमार के रवैये पर बीजेपी विधायकों ने नाराजगी जताई और कहा कि नीतीश हिटलर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इस बीच छपरा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के वक्त भी शराब से मौतें हो रही थी। वहीं बिहार के मद्य निषेध मंत्री कह रहे हैं कि जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है, मौत वहां भी होती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में 10वां दिन है। आज सुबह सवाई माधोपुर से शुरू हुई यात्रा दौसा में खत्म हुई। राहुल के साथ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी पदयात्रा की और फिर वो कांग्रेस में शामिल हुए। यात्रा के दौरान राहुल ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के 100 पूंजीपतियों के पास आधे हिंदुस्तान की आबादी जितना पैसा है। नरेंद्र मोदी भी इन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। जो ये कहते हैं वही काम मोदी करते हैं। 16 दिसंबर को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। स्वामी नारायण संस्थान यानी बीएपीएस के प्रमुख स्वामी नारायण स्वरूप दास जी की जन्म शताब्दी पर अहमदाबाद में भव्य कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। 1 महीने तक चलने वाले इस इवेंट के लिए अहमदाबाद के भीतर ही एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया है। 600 एकड़ जमीन दान की है। जिन पैसों से निर्माण हुआ है वो भी दान है। यहाँ पर 280 फीट के बनाए संत द्वार से एंट्री के बाद 30 फीट ऊंची प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति लगाई गई है। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इस समारोह में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। शताब्दी महोत्सव में दुनिया के 21 देशों के वीआईपी भी शिरकत करेंगे। भारत की बदलती शिक्षा नीति में छात्रों को मास्टर कोर्स करने की चिंता नहीं होगी। पीएचडी का सपना देख रहे छात्र 4 साल ग्रेजुएशन के बाद सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा है कि 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को 4 वर्षीय कार्यक्रम के पूरी तरह से लागू होने तक बंद नहीं किया जाएगा। यूजीसी काफी समय से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए नया करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करने में लगा हुआ था। यूजीसी की ओर से जारी किया गया नया करिकुलम NEP 2020 पर आधारित है। इसके तहत नियमों में लचीलापन आएगा और छात्रों को भी पहले के मुकाबले अधिक सुविधाएं मिल पाएंगी। वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकटों में मिलने वाली रियायत फिलहाल शुरू नहीं होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक बयान में इस बात के संकेत दिए। दरअसल लोकसभा में महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने रेल मंत्री अश्विनी से पूछा कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाले कंसेशन को फिर कब शुरू किया जाएगा। इसके जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले साल हमने 59,000 करोड़ रुपए पैसेंजर सब्सिडी दी है। नई सुविधाएं लाई जा रही हैं। अगर नए फैसले लेने होंगे तो हम लेंगे, लेकिन फिलहाल तो सभी लोगों को ये देखना चाहिए कि रेलवे की हालत अच्छी नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए रियायत को कोविड महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी पठान रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के ड्रेस का विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पठान फिल्म के गाने में अभिनेत्री की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करें, नहीं तो फिल्म को प्रदेश में अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिल्म के गाने में उपयोग की गई कॉस्ट्यूम पहली नजर में बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि ये गाना दूषित मानसिकता के कारण फिल्माया गया है। नवंबर में थोक महंगाई दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन 5.85% पर आ गई है। ये 21 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी 2021 में महंगाई दर इससे कम 4.83% पर थी। वहीं पिछले महीनों की बात करें तो अक्टूबर में ये 8.39%, सितंबर में 10.70% पर थी। पिछले साल नवंबर में WPI 14.87% रही थी। थोक महंगाई दर में गिरावट की मुख्य वजह खाद्य महंगाई में गिरावट है, जो 22 महीने के निचले लेवल 2.17% पर है, जबकि अक्टूबर 2022 में खाद्य महंगाई दर 6.48% पर थी। वहीं फूड इंडेक्स महीने दर महीने 1.8% पर आ चुकी है। आजकल चारों तरफ चीन की चर्चा है और हम बड़े चिंतित हैं कि सरहद पार जो हमारा दुश्मन बैठा है उससे हमारी सीमाओं की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन बड़ा सवाल आज हम जो आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि हमारे देश के अंदर जो दुश्मन बैठा हुआ है, जो इसी देश का नागरिक है, उससे हम कैसे बचें। और आज देश में 2 ऐसी घटनाएं हुई जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और इन 2 घटनाओं ने हमें मजबूर कर दिया कि आज हम अपनी खबरों का जो क्रम है उसे बदल दें।
इसलिए सबसे पहले आज शुरुआत इन्हीं दो घटनाओं से कर रहे हैं, क्योंकि ये दो घटनाएं आपको ये बताती हैं कि हमारे देश के अंदर भी हमारे बहुत सारे दुश्मन बैठे हुए हैं जिन्हें हमारा कानून काबू में नहीं कर पा रहा है। पहली घटना भारत की राजधानी दिल्ली की है, जहां दो लड़कों ने एक 17 साल की लड़की पर तेजाब से हमला किया। यह हमला तब हुआ जब भारत में एसिड की बिक्री को लेकर बहुत कड़े कानून हैं और इस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं खरीदने पर। इसके बावजूद देश की राजधानी में ही एसिड अटैक होता है। दूसरी घटना बिहार की है, जहां शराबबंदी के बावजूद 21 लोग शराब पीने से मर गए। आजकल चारों तरफ चीन की ही चर्चा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीमा पार बैठे दुश्मनों से हमारे सैनिक हमें बचा लेंगे, लेकिन हमारे वो दुश्मन जो देश के अंदर बैठे हैं, इसी देश के नागरिक हैं, उनसे हमें कौन बचाएगा? ये वो दुश्मन हैं जो कभी तेजाब फेंककर हमारे देश की महिलाओं को मार रहे हैं, कभी नकली शराब बनाकर सैकड़ों हजारों परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली की घटना के बारे में बताते हैं, जहां दो लड़कों ने एक 17 साल की लड़की पर एसिड फेंककर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हमें इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो मिला है, जिसमें बाइक पर सवार ये दोनों लड़के इस लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंककर हमला करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सुबह करीब 7:30 बजे जब ये लड़की अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही थी, तभी घर से कुछ दूरी पर रास्ते में उस पर यह हमला हुआ। और सीसीटीवी वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि हमलावर ये जानते थे कि ये लड़की किस रास्ते से और कितने बजे स्कूल जाती है, और इसीलिए उन्होंने पहले एक जगह पर रुककर उसका इंतजार किया, और जैसे ही ये लड़की वहां पहुंची, उन्होंने लड़की पर एसिड फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा और उसकी आंखें बुरी तरह से जल गई। अभी जिस समय हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, उस समय भी इस लड़की की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है और दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में कुल मिलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हमला करने वाले दोनों लड़के भी शामिल हैं, यानी दोनों लड़के पकड़े गए हैं। और इनमें भी जिस लड़के ने इस लड़की पर तेजाब फेंका, उसने बताया है कि उन दोनों के बीच कुछ समय तक दोस्ती थी, लेकिन इसके बाद 1 महीने पहले किसी बात पर वो दोनों अलग हो गए, कहासुनी हो गई, और जब काफी मनाने के बाद भी ये लड़की उस लड़के से बात करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो उसने एसिड फेंककर उसका चेहरा जला दिया। हैरानी की बात यह है कि 20 साल के इस लड़के ने यह हमला जिस एसिड से किया, वो एसिड उसने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदा था। हम आपको जो बात पहले बता रहे थे कि एसिड खरीदने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। दिल्ली जैसी जगह पर एसिड इस लड़के ने लिया कहां से, ये एक बड़ा सवाल होता है, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसने ये एसिड ऑनलाइन खरीदा फ्लिपकार्ट से, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, जो कहता है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी युवा को एसिड नहीं बेचा जा सकता। एसिड की बिक्री के लिए सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक है। कोई भी दुकानदार तब तक किसी व्यक्ति को तेजाब नहीं बेच सकता जब तक वो उससे इसे खरीदने की असली वजह न जान ले और उसके फोटो आईडी कार्ड की एक कॉपी न ले ले। यानी दुकानदार तब बेचेगा जब वो खरीदार से उसका फोटो आईडी लेगा और उसे ये भी औपचारिक रूप से ये पता करना होगा कि इस एसिड का क्या इस्तेमाल होने वाला है। और अगर किसी फैक्ट्री में या किसी दुकान पर एसिड को स्टॉक करके रखा गया है, तो इसकी जानकारी भी उस इलाके के एसडीएम को देना आवश्यक है। यानी एसिड हमलों को रोकने के लिए हमारे देश में बहुत सारे कड़े नियम बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के को ऑनलाइन ये तेजाब आसानी से मिल गया और इसने इसका इस्तेमाल भी कर लिया, उस लड़की को बुरी तरह से घायल कर दिया। एसिड अटैक की घटनाएं आप लगभग हमारे देश में हर हफ्ते सुनते रहते होंगे। हमारे देश की संसद ने वर्ष 2013 में एक कानून बनाया था, जिसमें एसिड अटैक की घटनाओं में दोषियों को कम से कम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। 10 साल की सजा है। लेकिन सोचिए ये कितना बड़ा मजाक है कि जिस संसद ने यह कानून बनाया, उस संसद भवन से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर, और जिस सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब बेचने पर बैन लगाया, उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर 2 लड़के भारत की राजधानी में खुलेआम बाइक पर आते हैं और 17 साल की एक लड़की के चेहरे को तेजाब से
जलाकर भाग जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश की सरकारों ने और अदालतों ने एसिड हमलों को रोकने के लिए कड़े कानून तो बना दिए, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं की। और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम कानून तो बना देते हैं, सख्त से सख्त कानून हमारे देश में है, हमने सजाएं भी बढ़ा दी हैं, लेकिन अपराध नहीं रुक रहा, क्योंकि अपराध रोकने के लिए जो सिस्टम चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। भारत सरकार के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 के बीच 4 साल में हमारे देश में एसिड अटैक की 386 घटनाएं हुई हैं। यानी जिस एसिड पर भारत में बैन है, उस एसिड से हर साल औसतन 100 लड़कियों को जला दिया जाता है और इन हमलों में कई बार पीड़ित की मौत भी हो जाती है। वैसे भी मौत ना भी हो तो जो हालत लड़की की इसके बाद हो जाती है वो मौत से बदतर है। इस मामले में हमला करने वाला जो लड़का है उसकी उम्र भी सिर्फ 20 साल है। तो सोचिए, उस युवा वर्ग के बारे में भी सोचिए। लड़की है 17 साल की, लड़का है 20 साल का। लड़का लड़की से दोस्ती करता है, उसके बाद दोनों की दोस्ती टूट जाती है और लड़का बदला लेने के लिए लड़की पर तेजाब फेंक देता है। सर, ये सुबह सुबह की बात है, लगभग 7:30 बजे की। आगे बढ़ी रही थी क्योंकि लेट हो रहे थे स्कूल के लिए। फिर बच्चियां स्कूल जा रही थी, किसी ने एसिड फेंका है। वो बहुत देर चिल्लाई, चीखी, काफी देर बचाओ बचाओ, किसी ने एसिड फेंक दिया है। बाइक सवार बताए जा रहे हैं। बाइक सवार है जी। इस वक्त हम दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अंदर 1 वार्ड पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बच्ची को सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास लेकर के उसके पेरेंट्स पहुंचते हैं। बच्ची के ऊपर तेजाब फेंका गया। कहूंगी कि दिल्ली में आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले श्रद्धा जैसा एक बड़ा कांड सामने आया, अब ये एसिड अटैक, दिन दहाड़े एसिड अटैक करना दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि महिलाओं पे कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं और उनको किसी तरीके की सजा नहीं मिलेगी। ऐसी वारदात करने वाले को तुरंत से तुरंत सजा मिलनी चाहिए, कानून के तहत मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा अपना व्यूज है कि बड़े चौराहे को फांसी की सजा देनी चाहिए ऐसे बंदों को। कोर्ट्स के आदेश हैं तो वो राज्य सरकारों को आदेश है। हर राज्य में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस तरीके के सब्सटेंस ओपन मार्केट में यूं ना मिले, अपराधियों के हाथ ना लगे। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की इस पर लापरवाही है। अभी किया जा रहा है, मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चलेगी। तो ये जो घटना हुई है, ये देश के हर परिवार को भी देखनी चाहिए, हर माता पिता को भी जरूर देखनी चाहिए कि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। एक तरफ दिल्ली है जहां एसिड पर बैन के बावजूद ये घटना हुई है और आप इसमें एक बहुत बड़ी सीख लेने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत आवश्यक है। हालांकि इस लड़की ने अपने माता पिता से इस लड़के के बारे में कुछ बात नहीं की थी, कुछ बताया नहीं था, नहीं तो कुछ कदम उठाए जा सकते थे इस लड़की की सुरक्षा के लिए। लेकिन इससे सीख ये है कि अगर कभी भी आपके जीवन में या कुछ ऐसी बात चल रही है जिससे आगे चलकर आपके जीवन को असुरक्षा पैदा हो सकती है, दोनों में से कोई एक इस तरह का कदम उठा सकता है, तो आपको अपने परिवार को, अपने माता पिता को इसके बारे में जरूर बताना चाहिए और फिर इसके बारे में पुलिस में भी जरूर रिपोर्ट करनी चाहिए। अब एक तरफ दिल्ली है जहां एसिड पर बैन के बावजूद यह घटना हो गई। अब दूसरी तरफ बिहार को देखिए, जहां शराबबंदी के बावजूद यानी शराब पर प्रतिबंध के बावजूद आज 21 लोगों की मौत कच्ची यानी जहरीली शराब पीने से हो गई। सोचिए, जब शराबबंदी में ही लोग शराब पीने की वजह से मर रहे हों तो ये कितने शर्म की बात है। यह घटना बिहार के सारण जिले की है जहां नकली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई और इसके बाद जब इन लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया तो कुछ ही घंटों में इनमें से 21 लोगों की मौत हो गई और अब भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमारी टीम ने जब मौके पर जाकर लोगों से बात की तो हमें पता चला कि बिहार के इस इलाके में कच्ची शराब की एक खेप भेजी गई थी जिसमें एक थैली शराब की कीमत 20 रुपए थी। यानी शराब की एक थैली 20 रुपए में मिल रही थी और बड़ी बात यह है कि सारी शराब उन्हीं लोगों द्वारा खरीदी गई जो वहां 1 किलोमीटर के दायरे में रहते थे।
यानी इस इलाके में लगभग हर घर तक ये शराब पहुंची और जब लोगों ने इसे पिया तो उन्हें पहले आंखों में जलन हुई और उसके बाद वो बेहोश हो गए। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी बिहार या देश में इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि जिस बिहार में 2016 से ही शराबबंदी लागू है, उस बिहार में लोग शराब पीने से कैसे मर गए। यही सवाल आज जब बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कैसे अपना गुस्सा दिखाया, कैसे वो नाराज हो गए, आप भी देखिए। आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ये कहना चाहते हैं कि उन्हें इस घटना पर नाराज नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। नाराज होने के बजाय उन्हें यह देखना चाहिए कि बिहार में आखिर शराबबंदी के बावजूद शराब बिक कैसे रही है, और वो चाहें तो इस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमारा आगे का ये विश्लेषण देख सकते हैं। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से ही शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद आज बिहार में आपको ब्रांडेड शराब भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी और कच्ची शराब भी आसानी से मिल जाएगी। ब्रांडेड शराब उन कंपनियों द्वारा बनाई जाती है जिन्हें सरकार से लाइसेंस मिला हुआ है, और कच्ची शराब वो होती है जो अवैध तरीके से दूर दराज के इलाकों में या फिर खेतों में बनाई जाती है। फिलहाल बिहार में शराब का यह बिजनेस मॉडल 2 तरह से काम करता है। पहला बिजनेस मॉडल है ब्रांडेड शराब का। यह शराब बिहार के पड़ोसी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से अवैध तरीके से बिहार के अंदर लाई जाती है, और इस काम में 3 तरह के लोग शामिल होते हैं। पहले हैं शराब के तस्कर, दूसरे हैं शराब के सप्लायर जो शराब को बिहार की सीमाओं के अंदर लेकर आते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम उनका होता है, और तीसरे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन राज्यों की पुलिस के वो जवान जो रिश्वत लेकर इस शराब को बिहार में आने देते हैं। जब ये शराब बिहार में आ जाती है तब इसकी अलग अलग खेप अलग अलग लोगों तक डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए पहुंचाई जाती है, और इसे आप ऐसे समझिए कि शराब का काला कारोबार करने वाले लोगों ने बिहार को अलग अलग जिलों को शहरों और गांवों में, और शहरों और गांवों को छोटे छोटे और इलाकों में बांट के रखा है, और इन सभी जगहों पर शराब अवैध तरीके से पहुंचाई जाती है और बेची जाती है। इसके अलावा बिहार के कई बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक शराब की होम डिलीवरी भी वहां पर की जाती है। जो लोग बिहार में रहते हैं और हमारे वो दर्शक जो बिहार में इस समय हमें देख रहे हैं, हम जानते हैं बिहार में बड़ी संख्या में लोग ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, तो हम जानते हैं आप हमें देख रहे हैं और आप इस बात से जरूर वाकिफ होंगे, आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी एम्बुलेंस सेवा से भी कहीं ज्यादा तेज है, कहीं ज्यादा फास्ट है। यानी आप अगर शराब की ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर करेंगे तो शराब पहले पहुंच जाएगी, एम्बुलेंस बाद में पहुंचेगी। शराब का दूसरा बिजनेस मॉडल है देसी या फिर कच्ची शराब का। कच्ची शराब भट्टी में बनाई जाती है जिसमें सड़ा गला गुड़, यूरिया, धतूरे के बीज और कई बार इसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल होता है। यह शराब बहुत ही सस्ती होती है। फिलहाल बिहार में कच्ची शराब की एक थैली कम से कम 10 रुपए में और ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए में बड़ी आसानी से उपलब्ध है। यानी दिल्ली में जितनी कीमत में 1 कप चाय आती है उतने पैसे में बिहार के बहुत सारे लोग कच्ची शराब पी रहे हैं, और इसमें भी सरकारी प्रशासन की पूरी मिली भगत होती है। एक बात आप जान लीजिए, किसी भी राज्य में अगर प्रशासन की मिली भगत ना हो, पुलिस की मिली भगत ना हो, तो दूसरे राज्यों से शराब अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती। दूसरी बात, यह तो ब्रांडेड शराब की बात है जो आसपास के राज्यों से बिहार में आ रही है। दूसरी बात यह है, अगर प्रशासन मिला हुआ ना हो, पुलिस वाले ना मिले हुए हों, तो उस राज्य के अंदर भी अवैध शराब बन ही नहीं सकती। बनेगी ही नहीं तो फिर बिकेगी कहां से, होम डिलीवरी कैसे होगी। पिछले 6 साल में बिहार में शराब बेचने के आरोप में 4.5 लाख लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
इन लोगों की मदद करने के लिए 186 पुलिस कर्मियों को निलंबित या नौकरी से हटाया जा चुका है। 60 SHOs यानी थाना प्रमुख पर कार्रवाई हो चुकी है और इस दौरान 97 लाख लीटर भारत में बनी विदेशी शराब और 53 लाख लीटर भारत में बनी शराब जब्त भी हो चुकी है। और यह सब कुछ हुआ है उस राज्य में जहां 6 वर्षों से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस समय भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शराबबंदी लागू है, यानी वहां आप शराब नहीं पी सकते, नहीं बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। इनमें बिहार है, बिहार के अलावा गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप शामिल है। बड़ी बात यह है कि यह शराब माफिया इन राज्यों में भी बहुत सक्रिय हैं। यह शराब माफिया इन राज्यों में भी काम कर रहा है और ये जो सारे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी है, इन राज्यों में भी ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे बिहार हो या दूसरी जगह हो, और लोग नकली शराब पीने की वजह से मरते रहते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में गुजरात में भी जहरीली शराब पीने से 42 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं वार्ड में किस तरीके से जो है यहाँ पे वो मरीज यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने कथित रूप से जहरीली शराब का सेवन किया है और वो यहाँ पर इस वक्त भर्ती है। यहाँ पर इसी तरीके से आप देखिए चारों तरफ जो है रोने चीखने की जो है यहाँ पर हालात बने हुए हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब दिन से उल्टी हो रहा था और वो बोल रहे थे कि हमको आंख से नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत बेचैनी में थे। तो हम लोग शाम में लगभग 7-8 बजे खनी हम लोग ले गए मसरक थाना हॉस्पिटल में। वहाँ हम लोग दिखाए तो वहाँ से वो लोग रेफर कर दिए कि छापरा आप लोग ले जाकर दिखाइए। ईश्वापुर थाना क्षेत्र का है, डोइला गांव है। बाजार से उत्तर के तरफ दारू का एकदम सप्लाई होता है, हमेशा खुला रहता है इस शराबबंदी में और प्रोडक्शन करके बेचवाया जाता है। मिल कहाँ से रहा है, सब जगह मिल रहा है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि शराबबंदी है, नहीं मिलता है, शराब मुक्त बिहार है। मुख्यमंत्री ही जानेंगे कि बंद है कि मिल रहा है, तभी तो मर रहे हैं। शराब से हर दिन जहरीली शराब से मर रहे हैं। नीतीश कुमार को दिखाई नहीं देता, रिकॉर्डेड मर रहे हैं और नीतीश कुमार को ये भी नहीं देखता आज बिहार में शराब भगवान हो गया। आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन इतना चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। बड़ी बात यह है कि अब बिहार में अगर आप कहीं जाते हैं और आपको शराब चाहिए तो एक ऐसा लोकल, बहुत सशक्त, मजबूत लोकल नेटवर्क वहां पर बन चुका है कि आप शराब आसानी से ले सकते हैं। बल्कि जहां भी आप रह रहे हैं आपके घर पर शराब आ जाएगी और वहां पर बड़ी संख्या में जो बेरोजगार युवा हैं वो भी अब इस काम में लिप्त हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिहार में अब बन चुका है अवैध शराब की तस्करी का और शराब की होम डिलीवरी का। अब बताते हैं आपको देश के बाहर बैठे दुश्मनों के बारे में और तवांग की घटना पर हो रही हमारे ही देश में राजनीति के बारे में बताते हैं, जिसके तहत तमाम विपक्षी दल 2 बातें कर रहे हैं। पहली बात, इस हिंसक झड़प के बहाने भारतीय सेना पर व्यंग करना और दूसरी बात, भारत को युद्ध के लिए उकसाना और यह कहना कि भारत चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा। आज संसद में इस मुद्दे पर फिर से हंगामा हुआ और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने यह धमकी दी कि अगर सरकार इस घटना पर दोनों सदनों में बहस कराने के लिए तैयार नहीं होती तो वो इस सत्र की कार्रवाई का बहिष्कार करेगी। हमने कल भी आपको कहा था ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा कैच है जो विपक्ष की झोली में आकर गिर गया है और अब विपक्ष ये पूरी कोशिश कर रहा है कि इस कैच से इस मैच को कैसे जीता जाए। यानी यहां पर भी राजनीति जमकर हो रही है। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा बयान दिया जो सेना का अपमान करने जैसा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवान LAC पर चीन के जवानों से पिट रहे हैं, लेकिन हमारा देश इन जवानों को जवाबी हमले की इजाजत नहीं दे रहा। यानी हमारे देश की सरकार इन्हें जवाबी हमला नहीं करने दे रही, जबकि यह जानकारी पूरी तरह से गलत है और यह दुष्प्रचार है।
सच्चाई यह है कि तवांग में हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को बहुत बहादुरी के साथ दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल इन जवानों पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये उनकी बहादुरी के अपमान करने जैसा है और इस घटना के बहाने अब हमारे देश के नेता एक तरह से व्यंग कर रहे हैं। I've already said that they have already, occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh as per the, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. This is a very sorry state of affairs. Very sorry. 9 तारीख का क्रैश हुआ है, वो 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन आकर हमारी सेना पर हमला करता है, तो और सरकार बताती है 12 तारीख को। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो छुपा रही है और चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे कि भारत की जमीन पर चीन आकर बैठ गया है। हमारे जो जांबाज सिपाही हैं वो चीन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चाहे गलवान हो चाहे यांगसी हो। पर चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों तनाव बढ़ा रहा है सरहद के ऊपर, इसके लिए संसद में एक व्यापक चर्चा की जरूरत है। और इसीलिए मैंने कल भी और आज भी काम रोको प्रस्ताव दिया है और उसको लोकसभा में उठाएंगे। जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट अधूरा था, उसमें ये जानकारी नहीं दी कि ये अग्रेशन क्यों हुआ, क्यों इस तरीके के क्लैशेस हुए, क्यों ये ऐसी नौबत आई और क्यों ऐसा है कि बार बार चाइना की तरफ से ये अग्रेशन दिख रहा है। उन्होंने ये तक जवाब नहीं दिया कि 9 तारीख को ये घटना हुई है और हमारी सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई थी जब तक एक अखबार ने इसके बारे में खुलासा नहीं किया। तो जितने नेता उतनी बातें, जितने नेता उतनी अलग अलग राय, और हर नेता अपने अपने हिसाब से ये देख रहा है कि उसे इस स्थिति का कैसे राजनीतिक फायदा उठाना है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना पर एक ट्वीट करके ये पूछा कि भारत चीन के साथ अपना पूरा व्यापार बंद क्यों नहीं कर देता, और अगर भारत ऐसा करता है तो इससे चीन को सबक भी मिलेगा और हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये राय है अरविंद केजरीवाल की। एक दिन पहले ही भारत सरकार ने इसे लेकर कुछ नए आंकड़े जारी किए थे, जिसमें यह बताया गया कि इस समय भारत में चीन की कुल मिलाकर 174 कंपनियां काम कर रही हैं और भारत में कुल मिलाकर 3,560 कंपनियां ऐसी हैं जिनके डायरेक्टर चीन के नागरिक हैं। वर्ष 2017 और 18 में भारत और चीन के बीच कुल मिलाकर 5,78,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जो 2021 और 22 में बढ़कर 8,63,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी 2017 से 2021 के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार बढ़ गया। इसके अलावा 2021-22 में भारत और चीन के बीच जो 8,63,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, उसमें भारत की हिस्सेदारी 20% से भी कम की है। ये ग्राफ आप देख रहे हैं साल दर साल, इससे आपको पता चलेगा। और 2021 और 22 में दोनों देशों के बीच व्यापार सबसे ज्यादा रहा है 2017 के बाद से, यानी पिछले 5 साल में। भारत ने चीन से जो सामान और सेवाएं खरीदी या जो आयात किया वो था 7,05,000 करोड़ रुपए का, जो हम चीन से ले रहे हैं। लेकिन भारत ने चीन को जो अपना सामान और अपनी सेवाएं बेची, यानी जो निर्यात किया, वो था सिर्फ 1,58,000 करोड़ रुपए का। और अगर आप देखेंगे तो भारत चीन से ज्यादा सामान और सेवाएं खरीद रहा है, जबकि चीन हमसे उतना आयात नहीं कर रहा। यानी हम चीन पर ज्यादा निर्भर हैं, चीन हम पर बहुत ही कम निर्भर है। हम चीन से कहीं ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, चीन हमसे बहुत कम सामान खरीद रहा है। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद हर किसी के मन में पहला सवाल यही आएगा कि जो चीन LAC पर हमारी जमीन हड़पना चाहता है, उस चीन से हमारा देश आखिर व्यापार करना बंद क्यों नहीं करता। लेकिन सोचिए, अगर यही बात आज चीन भी कहने लगे तब क्या होगा। और आज हम आपके लिए एक काल्पनिक स्थिति आपको बताकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। असल में भारत चीन के साथ व्यापार को कम या पूरी तरह से बंद तो कर सकता है, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिस पर रातों रात अमल नहीं हो सकता। यानी हम इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन ये अचानक नहीं होगा, इसमें बहुत समय लगेगा। भारत अगर अपनी आजादी के बाद से ही
दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को शुरुआत से ही कम करने पर जोर देता, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता, तो शायद आज हमें चीन के साथ व्यापार करने की नौबत आती ही नहीं और हम इस व्यापार को तुरंत बंद कर सकते थे। लेकिन हमने कभी भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की ही नहीं। भारत की पिछली सरकारों ने चीन और अमेरिका जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को हमेशा बरकरार रखा, जबकि चीन भी एक जमाने में अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर हुआ करता था। लेकिन बाद में उसने आर्थिक सुधार किए अपने देश में और मेड इन चाइना को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। कहने का मतलब यह है कि जिस मेड इन चाइना पर चीन में दशकों पहले काम होना शुरू हो गया था, दशकों पहले अमल होना शुरू हो गया था, उस आत्मनिर्भरता के विचार को अपनाने में भारत ने 7 दशक लगा दिए, यानी 70 साल लगा दिए। अगर हम भी 70 साल पहले आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया पर काम करना शुरू कर देते तो आज हम इस स्थिति में बहुत आसानी से पहुंच सकते थे कि हम चीन से कोई भी सामान ना खरीदें और चीन का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। और क्योंकि भारत ने यह सब काम करने में बहुत देर लगाई, भारत ने आत्मनिर्भर बनने की यात्रा बहुत देर से शुरू की, इसलिए आज वो अचानक बीच में चीन के साथ अपना व्यापार पूरी तरह बंद नहीं कर सकता। आज भारत में फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो हैं, लेकिन इनमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके लिए हमारी निर्भरता काफी हद तक चीन पर है। चीन ने दशकों तक भारत को अपना सामान और सेवाएं बेचकर उससे आयात करने की एक बुरी आदत लगवाई है और इस आदत ने हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी है, क्योंकि चीन, जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है चीन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है चीन और चीन पूरी दुनिया को सस्ते दामों पर ये सारी चीजें उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 70% सामान, यानी जैसे मोबाइल फोन हुआ, टेलीविजन सेट्स हुए, ये सब चीन से भारत में आते हैं। अब मान लीजिए चीन ये सामान भारत को देने से इनकार कर दे तो क्या होगा? तो इससे इस बाजार में बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाएगी और लोग तब ये नहीं कहेंगे कि वो मोबाइल फोन और टेलीविजन सेट्स के बिना काम चला लेंगे, लेकिन वो इस मामले में चीन के खिलाफ और वो इस मामले में चीन के खिलाफ हैं और भारत के साथ हैं। बल्कि लोग ये कहेंगे कि भारत सरकार उन्हें ये प्रोडक्ट उपलब्ध क्यों नहीं करवा रही। यानी किसी भी देश में जो कंज्यूमर होता है उसकी सिर्फ एक मांग होती है और वो ये कि जो सामान उसे चाहिए वो उसे उसके शहर में, उसके घर के आसपास सस्ते दामों पर मिले। निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसा भी वो देना नहीं चाहता और वो ये समझता है कि ये सारा सामान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आपको याद होगा जब कोविड आया था तब चीन ने पीपीई किट और मास्क के निर्यात पर रोक लगा दी थी और इस वजह से तब भारत में मास्क की कमी हो गई थी, बड़ा संकट पैदा हो गया था और तब हमारे देश में पीपीई किट्स भी नहीं थे और उस जमाने में हम सारे पीपीई किट्स बाहर से निर्यात करते थे। लोग सरकार से बार बार पूछते थे कि वो अपने नागरिकों को मास्क और पीपीई किट उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रही, जबकि कोई ये नहीं कह रहा था कि ये संकट चीन के फैसले की वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि तब चीन ने खुद से ही इन चीजों के निर्यात पर बैन लगा दिया था। चीन ने कह दिया था हम आपको पीपीई किट्स नहीं देंगे और मास्क भी नहीं देंगे और पीपीई किट्स और मास्क बनाने की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो चीन है और हमारे देश में सब बनता नहीं था। उसके बाद हम आत्मनिर्भर हुए, हमने अपने देश में पीपीई किट्स बनाने की फैक्ट्रियां लगाई पहली बार और हमने अपने ही देश में मास्क भी बनाने शुरू किए। तो ये एक चक्र है और उसका एक उदाहरण अभी हमने आपको दिया। कहने का मतलब यह है कि जो कंज्यूमर है उसका रिश्ता सिर्फ अपनी जरूरत से है और उस प्रोडक्ट से है। अगर आज आपको मास्क चाहिए तो आपको मास्क चाहिए, अगर आज आपको कोई खास दवाई चाहिए तो वो आप हर कीमत पर कहीं से भी लेना चाहेंगे। और उस समय भारत सरकार ने इस आपदा को एक अवसर में बदलते हुए, आपको याद होगा, पीपीई किट और मास्क के उत्पादन पर जबरदस्त काम किया और इसके कुछ समय में ही हम इस मामले में आत्मनिर्भर बन गए थे। आज हमारे देश में पीपीई किट्स भी बनते हैं, हमारे देश में मास्क भी बनते हैं। यानी ये घटना हमें ये सिखाती है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, लेकिन उसे इसके लिए कुछ और समय चाहिए और अपने देश के लोगों का साथ भी चाहिए। भारत के लिए चीन के साथ व्यापार करना कई मायनों में आसान भी माना जाता है और इसकी वजह है लॉजिस्टिक्स, यानी सामान को चीन से लाना और ले जाना।
दूसरी वजह है वस्तु और सेवाओं की कीमतें भारत के लोगों के हिसाब से होना। भारत आज जिन चीजों का आयात चीन से कर रहा है, अगर वो चीजें हम किसी और देश से खरीदते हैं तो वो हमें बहुत महंगी पड़ेंगी। चीन में सामान हमें सस्ता मिलता है, दूसरी बात उसे लाने ले जाने का जो खर्चा है, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है, वो भी दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता है। असल में अमेरिका, रशिया और चीन ये वो देश हैं जो कई दशकों से अपने पड़ोसी देशों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 80% देश अपनी जरूरतों के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर है। लेकिन भारत के मामले में अच्छी बात यह है कि अब हम आत्मनिर्भर बनने के ट्रैक पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहे हैं। बड़ी बात अगर आपने देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि जो यूरोप के जो देश हैं वो अपनी एनर्जी के लिए रशिया पर पूरी तरह से आश्रित है, और आज भी जब रशिया ने ये कह दिया कि वो उन्हें एनर्जी नहीं देगा, पावर नहीं देगा, फ्यूल नहीं देगा, उसके बावजूद भी ये देश उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की जो चीजें होती हैं उन्हें बड़े बड़े देश युद्ध में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे रशिया ने इस बार किया, और रशिया ने कहा कि वो एनर्जी इन देशों को अब नहीं देगा। इसलिए भारत का जहां तक मामला है, भारत को चीन से अपना व्यापार तो कम करना ही पड़ेगा और उसे करना भी चाहिए, लेकिन ये रातों रात संभव नहीं है। आज तवांग की घटना पर भी हम आपसे दो बातें कहना चाहते हैं। एलएसी के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए चीन कई दशकों से काम कर रहा है, और यही वजह है कि जब भी एलएसी पर कोई ऐसा टकराव होता है जैसा गलवान में हुआ या जैसा अभी हाल ही में हुआ, या जब कोई ऐसा हिंसक संघर्ष होता है, तो चीन के सैनिक बहुत कम समय में उस सीमा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि चीन ने अपनी सीमा के अपनी तरफ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने बड़ी संख्या में सड़कें बनाकर रखी हुई हैं। वो जब चाहे अपने जितने चाहे सैनिकों को कहीं भी पहुंचा सकता है। कुछ ही घंटों में वो अपने हथियारों को, अपने बख्तरबंद गाड़ियों को तुरंत उन जगहों पर पहुंचा सकता है। और अगर आज हम ये कोशिश करते हैं तो हमारे देश में, क्योंकि हमने कभी 70 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार नहीं किया, सीमा के आसपास हमने सड़कें नहीं बनाई, यही कारण है कि जो काम चीन 10 घंटे में करता है, हमें उतने ही सैनिक वहां पहुंचाने में 10 दिन का समय लगता है। और कई बार ऐसा होता है जब चीन पूरी तैयारी के साथ बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को लेकर सीमा पर पहुंचता है, हमला भी कर देता है, और हमारे सैनिक कम पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतने साधन नहीं होते कि हम भी तुरंत कुछ ही घंटों में पीछे से बैकअप मंगवा सके। जब हम अपना बैकअप मंगवाते हैं तो हमें लंबा समय लगता है, क्योंकि हमारे देश में आज भी सड़कों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उस जगहों पर हवाई अड्डों की कमी है, और चीन ने इतने वर्षों में यह सब कुछ बनाकर रखा है। जबकि भारत ने एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, और अब जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब जाकर भारत ने अपनी ये रणनीति चेंज की है, और अब भारत बहुत तेजी से बॉर्डर के इलाकों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें तैयार कर रहा है। उदाहरण के लिए तवांग में सेला नाम की एक टनल है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, सेला नाम की टनल है। इस टनल को बनाने का पहला सुझाव 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद दिया गया था, और तब कहा गया था कि अगर ये टनल, ये सुरंग उस जमाने में होती तो हमें बड़ी मदद मिलती हमारी सेना को। लेकिन इस सुरंग को बनाने का काम आप जानते हैं शुरू कब हुआ? 1962 में यह मांग की गई थी, और सुरंग को बनने का काम शुरू हुआ है 2019 में, और यह सुरंग अब अगले साल यानी 2023 तक बनकर तैयार होगी। यह हाल है हमारे देश का। आज भारत एलएसी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर बहुत जोर दे रहा है, और यही वजह है कि हमारी सेना की सीमा तक पहुंच अब बेहद आसान बन रही है। तो इससे आपको यह सीख मिलेगी कि गलवान के बाद जब इस बार ये जो हिंसक संघर्ष हुआ हमारा, इसमें बड़ी बात यह थी कि हम पीछे से अपने सैनिकों को बहुत जल्दी तुरंत बुला पाए, और वो इसलिए बुला पाए क्योंकि इस बार हमारे पास सड़कें थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, और हमारे पास पहले के मुकाबले बेहतर इंटेलिजेंस थी। और जैसे ही हमें यह पता चला कि चीन की सेना बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को वहां भेज रही है, तो हमने भी नीचे से यानी अपने बैकअप के लिए बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तुरंत वहां पर तैनात कर दिया, बिना कोई समय लगाए। लेकिन अगर कुछ वर्ष पहले यह बात हुई होती तो हमें भी शायद 10 दिन लग जाते ये काम करने में, और तब तक हमारे जो सैनिक हैं वो आउट नंबर हो चुके होते।
दूसरी बात है, आज चीन के पास आधुनिक हथियार और मिसाइल्स तो हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, शायद भारत से बेहतर टेक्नोलॉजी है, भारत से बेहतर मिसाइल है, और भी जो हथियार हैं भारत से बेहतर हैं, लेकिन उसके सैनिकों में 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई लड़ने का ना तो जज्बा है, ना मजबूती है, ना बहादुरी है। ऐसे टेरेन पर उन्हीं बहादुर जवानों की जीत होती है जो देशभक्ति से भरे होते हैं, जो रफ एंड टफ होते हैं, जो मुश्किल हालात में जिन्हें ट्रेनिंग की होती है, और जो तजुर्बेकार होते हैं, जो कि भारत के जवान हैं। लेकिन चीन के जो जवान हैं, एक, उनमें देशभक्ति की कोई भावना नहीं है। दूसरी बात, ज्यादातर चीन के जवानों को जबरदस्ती फौज में शामिल किया गया है, इसलिए उनके अंदर लड़ने का वो जज्बा है ही नहीं। और इसलिए जब भी मैन टू मैन कॉम्बैट होगा, जो कि ऐसी स्थिति में होता है, तब भारत के सैनिक ही चीन की सेना पर भारी पड़ते रहेंगे। और अब हम बात करेंगे विमान के सफर की। अगर आपसे पूछा जाए कि एक शहर से दूसरे शहर या लंबी दूरी पर जाने के लिए सबसे सुगम और जल्दी पहुंचाने वाला साधन क्या है, तो वो हवाई जहाज ही है। लेकिन हम ये कहेंगे आज आपको कि फिलहाल शायद आपको अपने विचार पर, अपने जवाब पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, लेकिन इसकी स्थिति एयरपोर्ट की बजाय अब एक रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जैसी हो गई है। वहां आपको घंटों पहले जाना होगा, घंटों लंबी लाइन में लगना होगा और घंटों का इंतजार भी करना होगा, और फिर वक्त रहते आपको आपकी फ्लाइट मिल ही जाए, तब आपको अपने आप को किस्मत वाला समझिए। कुल मिलाकर अगर दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाले हैं तो अपना पूरा दिन उस फ्लाइट के नाम कर दीजिए, बाकी कोई काम या घूमना फिरना अगले दिन के लिए रखिए। दिल्ली एयरपोर्ट की स्थिति क्या हो चुकी है, उसके लिए पहले आप ये तस्वीरें देखिए और चौंकिए मत। ये किसी भीड़ भरे बाजार की तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के हवाई अड्डे की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में एयरपोर्ट की छवि बिल्कुल बदल जाएगी। इस भारी भीड़ की वजह से एयरलाइंस ने यात्रियों से अब अपने फ्लाइट से कम 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा है। कुल मिलाकर दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आपकी फ्लाइट सुबह 7 बजे की है तो आप आधी रात से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। 7 बजे की फ्लाइट के लिए आपको सुबह 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना होगा, और 3:30 बजे पहुंचने के लिए अगर जैम नहीं मिला तो भी आपको 102 घंटे का सफर तय करना होगा सड़क पर। तो आप समझ लीजिए कि आपको रात के 12 बजे से ही तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी अगर आपकी फ्लाइट अगले दिन सुबह 7 बजे है। तो ये समस्या है इस समय दिल्ली के एयरपोर्ट की, तब जाकर आप अपनी फ्लाइट पकड़ पाएंगे। और इतना करने पर संभव है कि आपके दिमाग में अपनी गाड़ी या रेल से सफर करने का विचार भी शायद आ जाए। यह भी समझ लीजिए कि अगर आपकी फ्लाइट 12 बजे की है तो सुबह 8:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना होगा, और इस स्थिति में एयरपोर्ट के ट्रैफिक जैम से पहले आपको सुबह रास्ते में भी भयंकर ट्रैफिक जैम मिलेगा। यानी बड़ी बात यह है, अगर इसको कहानी को मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, कि पहले तो आपको अपने घर से लेकर एयरपोर्ट में तक पहुंचने में ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ेगा, और फिर एयरपोर्ट 3.5 घंटे पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर भी दूसरे ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आजकल दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट का सफर आपको आपका समय बचाएगा या फिर आपका पूरा दिन खराब कर देगा। अगर कोई फ्लाइट से जाने पर अगर आप टोटल टाइम जोड़ने लगेंगे तो कई बार फ्लाइट छोड़कर आप शायद अपनी गाड़ी से जाना पसंद करेंगे। अगर किसी को फ्लाइट से दिल्ली से चंडीगढ़ जाना हो तो वो 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बजाय शायद गाड़ी से पहले पहुंच जाएगा। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ तो, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत मुश्किल है। हमें तो मतलब ऐसे लगता है 2-3 घंटे हमारी फ्लाइट ही मिस ना हो जाए। कल का तो सिचुएशन यही आ रहा था कि बहुत क्योस हो गया था, कहने की डर था, ऑफ कोर्स डर था। तो वैसे हमें 2 घंटे पहले आना था, आज हम 3-3.5 घंटे पहले आए हैं। हमें ये भी होता है कि एक सिक्योरिटी का जो चेक इन है वो जल्दी हो, और अगर हमें लेट हो रहा है ट्रैफिक में तो हमें जल्दी से कोई निकाला जाए। काफी क्राउडेड रहता है एयरपोर्ट, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट मतलब T3 तो स्पेशली मतलब कंपेयर टू अदर एयरपोर्ट्स काफी हैवी ट्रैफिक है आजकल। बहुत ज्यादा भीड़ है, ये तो रेलवे स्टेशन वाला काम हो गया है। जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, वैसे ही ये काम हो गया है। तो बड़ी संख्या में हाल ही में पैसेंजर्स ने यह लिखना शुरू किया सोशल मीडिया पर और कहा कि एयरपोर्ट पर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, जिसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट का दौरा किया और उन्होंने कई नए कदम जो हैं वो सुझाए हैं। जैसे अब उन्होंने जो है नई एक्सरे मशीन्स वहाँ पर लगाई हैं, कई नए कदम ऐसे उठाए गए हैं जिनसे कहा गया है कि अब आपको उतनी जो है वेटिंग एयरपोर्ट पर नहीं करनी पड़ेगी।
अब सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, जैसा हम आपको अभी यहां पर दिखा रहे हैं। एंट्री और चेक काउंटर पर भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है। 4 अतिरिक्त एक्सरे मशीन्स वहां पर लगाई गई हैं। डिस्प्ले बोर्ड पर अब आपको वेट टाइम भी दिखाया जा रहा है कि किस लाइन में अगर आप खड़े हैं, किस काउंटर पर वेटिंग टाइम कितना है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। और सीआईएसएफ की डिप्लॉयमेंट भी अब हवाई अड्डे पर बढ़ाई जा रही है। कई लोगों को जो असुविधा हो रही थी वो अब थोड़ी कम हुई है। डिजिटल बोर्ड्स भी हमने हर एक गेट पे मैंने आदेश दिए थे डिजिटल बोर्ड्स रखने चाहिए। अधिकतम गेट्स बने हैं। सिक्योरिटी के जो ट्रेज हैं उसको भी हमने आदेश दिया है डायल को कि वो उससे बढ़ाएं। उसकी भी एक समय सीमा के आधार पर उसकी बढ़ोतरी भी की जा रही है। तो कारण ये है कि जितने यात्री हमारे देश में एक रिकॉर्ड था 2019 में प्री कोविड 4,10,000 करीब, उस आंकड़ों को भी हमने पार कर दिया है। 4,28,000 यात्री 2 दिन पहले यात्रा कर पाए। तो जो एयरलाइंस और यात्री के बीच में एयरपोर्ट की एक भूमिका होनी चाहिए कि सुगमता से हर यात्री को प्रस्थान करने का एक वातावरण तैनात करें, वो सुगमता तय करने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट की होती है। और इसलिए उस मीटिंग में 3 घंटे की मीटिंग में एयरलाइंस के साथ, एयरपोर्ट के साथ, सीआईएसएफ और बीकैस सभी के साथ मिलकर आगे का रास्ता हम लोग ने मिलकर तय किया है और कठोर निर्णय हम लोग ने लिए हैं, जिसके परिणाम भी अब आना शुरू हो चुके हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स पर है और ये सलाह 3 से 4 घंटे पहले आने की इसलिए दी गई है क्योंकि इस समय 1,90,000 यात्री लगभग हर दिन दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। भारत में वर्ष 2013-14 में हवाई यात्रियों की संख्या 6 करोड़ थी। 2019 और 20 में 20 करोड़ हो गई और यात्रियों की संख्या में इन 5 वर्षों में 250% की वृद्धि हुई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को मिलाकर 2027 तक भारत में 40 करोड़ हवाई यात्री हो जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारा कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है या हमारे पास क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 40 करोड़ यात्रियों को हर साल डील कर सके। अब सरकार का निर्देश है कि भीड़ नियंत्रक और गाइड की वहां पर मौजूदगी हो हर जगह पर। यात्रियों की संख्या डिस्प्ले होती रहे कि इस समय कितने यात्री हैं। सोशल मीडिया पर रियल टाइम अपडेट्स एयरपोर्ट को लेकर आते रहें। पीक आवर्स में फ्लाइट्स की संख्या कम होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि अब डिजी यात्रा नाम का एक नया ऐप आया है, उससे भी भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। और अब आखिर में आपको साउथ कोरिया के मशहूर बैंड बीटीएस के लोकप्रिय सिंगर जिन के बारे में बताते हैं, जो अपना बैंड छोड़कर साउथ कोरिया की सेना में शामिल हो गए हैं और 2 साल तक गाना गाने के बजाय अब वो सेना में गाना नहीं बल्कि गोली चलाएंगे। दक्षिण कोरिया में यह कानून है कि वहां 18 से 35 वर्ष के हर युवा को 2 साल सेना में अनिवार्य सेवा के तहत भर्ती होना होता है, अपनी अनिवार्य सेवाएं देनी होती हैं और जिन भी इस कानून का पालन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने बालों को भी अब कटवा दिया है, छोटे कर लिए हैं और उनका नया लुक किसी सिंगर के जैसा नहीं बल्कि किसी सैनिक के जैसा दिखता है, क्योंकि जिन जो हैं वो अपने हेयर स्टाइल के लिए बड़े मशहूर रहे हैं, फेमस रहे हैं और दुनिया भर में उनके फैंस उनके हेयर स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सेना में जाने के बाद अब उन्हें अपने बाल भी कटवाने पड़े हैं। जिनकी इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस बड़े भावुक हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आज दुनिया में दक्षिण कोरिया की भी तारीफ हो रही है, जहां कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसे 2 साल के लिए अपने देश की सेना में सेवाएं देना अनिवार्य होता है। सिर्फ जिन ही नहीं बल्कि एक एक करके बीटीएस बैंड के सभी सदस्य साउथ कोरिया की आर्मी में 2 साल की सेवाएं देंगे और इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। ये सभी लोगों ने कहा है कि हम सेना में जरूर शामिल होंगे। तो आज हमारे देश के लोगों को भी साउथ कोरिया के इन लोगों से सीखना चाहिए
बीटीएस के जो बैंड के सदस्य हैं, जो कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, दुनिया भर में इनके फैन हैं, इनसे सीखना चाहिए कि ये भी अपनी देश की सेवा करने में पीछे नहीं हटे और अपना बैंड छोड़कर अब ये 2-2 साल के लिए साउथ कोरिया की सेना में अपनी अनिवार्य सेवाएं देंगे। और आप अपना भविष्य तय नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आदतें तय जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यही आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। नमस्कार।